शीमा। और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर अशोक स्वाइन साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। Thank you for having me. थैंक यू। डॉक्टर साहब पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट रिसर्च के प्रोफेसर हैं पासला यूनिवर्सिटी में, और पूरी दुनिया में आपकी जो रीडिंग्स हैं, राइटिंग्स हैं, वो पढ़ी जाती हैं। डॉक्टर साहब, अभी हाल ही में इस वक्त जो है वो G20 की कॉन्फ्रेंस हो रही है बाली में, और वहाँ पे जो अमेरिका के सदर और चाइना के सदर की मुलाकातें भी हो रही हैं। इंडिया को जो है वो G20 की प्रेसिडेंसी मिल रही है। आप क्या देख रहे हैं सर, दुनिया में क्या बायलैटरल जिसे आप कह लेते, पहले तो हम यूनिपोलर वर्ल्ड में रहते थे, फिर अब बायपोलर वर्ल्ड में हम गए। आप क्या समझते हैं, दुनिया जो इंडिया चाहता है कि वो जो G20 की प्रेसिडेंसी मिले, और जिस तरह इंडिया अपने आप को आजकल असर्ट कर रहा है, वो चाहते हैं कि मल्टीपोलर वर्ल्ड हो, ताकि जो बाकी मिड साइज पावर्स हैं उनको भी स्पेस मिले। आप क्या समझते हैं, दुनिया मिड बायपोलर ही रहेगी, या क्या आप समझते हैं दुनिया मल्टीपोलर हो सकेगी, द वे इंडिया वांट्स एंड मेनी अदर स्मॉल कंट्रीज वांट्स? देखिए, क्या हुआ था कि जब 90s तक जब कोल्ड वॉर चल रहा था, तो अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में तो बाइपोलर वर्ल्ड था, लेकिन कुछ कंट्रीज जो थे नॉन अलाइंड थे, और उसमें भी इंडिया था। उसके बाद अमेरिका अकेला सुपर पावर बन गया, क्योंकि सोवियत यूनियन का डिसमेंटल हो गया, तो सोवियत यूनियन डिसमेंटल के बाद को भी अमेरिका अकेला रह गया, और सब रीजन में एक एक कुछ जो मेजर पावर निकले थे। तो वो चल रहा था, एक मल्टीपोलर वर्ल्ड था जिसमें अमेरिका का डोमिनेशन एज ए सुपर पावर, बिग सुपर पावर रहता था। तो वो तो कुछ साल से वो चेंज हो गया, वो चेंज हो रहा है। उसका मतलब है कि अमेरिका का सुपर पावर जो जितना जो डोमिनेशन था वो डिक्लाइन कर रहा था। वो इसके टाइम में जो जो चाइना जो वन ऑफ द मेजर पावर्स था, चाइना का पावर इंक्रीज होने लग गया। एंड चाइना पर्टिकुलरली जब इकोनॉमिक क्राइसिस आया 2008-9 के बाद यूरोप में, तो उसके बाद अमेरिका का जो यूरोप, अमेरिका से जो वेस्ट में जो आया था, उसके बाद अमेरिका का जो सॉरी चाइना का जो पावर इंक्रीज हुआ है ऑन रिसेंट years, particularly in the last 5-6 years. So China, the way China has gone up in the ladder, तो वो और इसी टाइम में जो जो मेजर पावर्स थे, जो जो इसी टाइम में जो 90s के बाद जो मेजर पावर्स निकले थे डिफरेंट रीजन्स में, वो अलायंस ढूंढने लग गए, क्योंकि ये कोई अमेरिका के साथ जा रहा है, कोई चाइना के साथ जा रहा है। तो ये इसी के वजह से तो बाइपोलर वर्ल्ड फिर हो चुका है। ये अभी नया नहीं है, कुछ साल से, 4-5 साल से बाइपोलर वर्ल्ड, 5-7 साल से चाहे बाइपोलर वर्ल्ड हो चुका है। तो इंडिया या जो दूसरे कंट्री चाहते हैं कि जो मल्टीपोलर वर्ल्ड रहे, तो उसके वजह से यू हैव टू फाइंड कि एक सेपरेट आपका फॉरेन पॉलिसी हो, आपका स्ट्रेटेजिक पॉलिसी हो, आपका सिक्योरिटी पॉलिसी हो। तो जैसे नॉन अलाइंड मूवमेंट जैसे निकला था, जो आप अभी इंडोनेशिया में, वो इंडोनेशिया में बांदुंग कॉन्फ्रेंस में पहले बार निकला था जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो उसी के वजह से जैसे ऐसे होता है कि अभी जो G20 का कॉन्फ्रेंस समिट हो रहा है, उसका पॉसिबिलिटी एक है कि अभी देखिए इंडोनेशिया प्रेसिडेंसी आएगा, वो रोटेशन में होता है। इंडोनेशिया का इस साल है, इसके बाद दिसंबर से आएगा इंडिया, इंडिया का एक साल के बाद आएगा ब्राजील, ब्राजील के एक साल के बाद आएगा साउथ अफ्रीका। लुक एट द कंट्रीज, ये जो 4 कंट्रीज है वो ग्लोबल साउथ से आ रहे हैं, and they are all major powers been for a long time. I mean, they are major countries, major economies. So ये 4 कंट्री के आने के एक जो G20 जो एक जिसका जो स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ है कि आप दो जो बाइपोलर वर्ल्ड है, जब जो इंडिया और चाइना जो दो ब्लॉक, सॉरी चाइना और अमेरिका का जो 2 ब्लॉक्स है, उनको मिलाया जाए, कैसे एक कॉमन एजेंडा सेटिंग किया जाए। तो ये जो 4 प्रेसिडेंसी अभी आ रहा है, इंडिया का बात छोड़िए, तो क्योंकि ये इंडोनेशिया, इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका, ये जो चारों का जो 4 साल अभी टाइम मिल रहा है G20 को, बिकॉज जो जो डिवीजन आ चुका है चाइना और यूएस के बीच में, डिस्पाइट आज जो मीटिंग हुआ है बाइडेन और जी के बीच में, there is a lot to be discussed, a lot of differences out there. तो ये जो 4 कंट्रीज है, ये if they want they can work together to bring these 2 parties to
get a common agenda, because there are lots of huge global problem which needs these two superpowers to come together. So I think as I see it, it's not about the power politics anymore by other countries. It's to create another platform which will work together, एक साथ अमेरिका के साथ और दूसरा साइड चाइना के साथ. सो प्रोफेसर, आप समझते हैं कि इंडिया जो है वो ग्लोबल साउथ की जो लीडरशिप है वो क्लेम कर रहा है? अगर आप देखें, डॉक्टर जयशंकर ने अमेरिका में भी स्पीचेस की, और अभी जिस तरह ब्राज़ील के अंदर एक नए प्रेसिडेंट लूला आए हैं, उनका माजी में व्हेन ही वाज अ प्राइम मिनिस्टर तो ही वाज वेरी क्लोज टू इंडिया। तो आप समझते हैं कि इंडिया ये जो आजकल बात कर रहा है कि जी हमें जो है वो शेयर दिया जाए, या हम ग्लोबल साउथ में अपना इम्पैक्ट देना चाहते हैं, या ग्लोबल साउथ जो है उसके जो इश्यूज हैं वो डेवलप वर्ल्ड के साथ शेयर करना चाहते हैं? फॉर एग्जांपल, उनको G7 में बुलाया जाता है, उनको SCO में बुलाया जाता है, उनको जो है वो क्वाड में भी रखा गया है। सो हाउ डू यू सी दिस नैरेटिव व्हिच इज कमिंग फ्रॉम न्यू दिल्ली ऑन दिस? इसे तो ये जो अभी जो चल रहा है, जो बाइपोलर पॉलिटिक्स चल रहा है, इट्स नॉट ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी एनीमोर. जो आप 90s से पहले जो आइडियोलॉजी था, एक कम्युनिज्म था, एक कैपिटलिज्म है, एक डेमोक्रेसी था, एक अथॉरिटेरियनिज्म था. अभी वो चीज नहीं रहा, क्योंकि आजकल जो ब्लॉक जो निकला है उसमें ना डेमोक्रेसी का ऊपर कोई ये किसका स्ट्रेंथ है, क्योंकि अमेरिका में जो हाल चल रहा है उसका वो ना उसका डेमोक्रेसी के ऊपर वो दे कैन गिव एनीवन एनी काइंड ऑफ एडवाइस की कैसे डेमोक्रेसी किया जाए. और चाइना के पास ऐसे नहीं है कि चाइना किसको कम्युनिज्म के बारे में बताए कि इसे कम्युनिज्म चले. तो वो जो आइडियोलॉजिकली इट हैज बिकम ए मच वेरी द सुपरफुलस द काइंड ऑफ जो चल रहा है जो डिवीजन. तो ये जो बोथ चाइना एंड अमेरिका, वो दे आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि कैसे उनका ब्लॉक में कौन रहेगा. तो ये जो चल रहा है, तो ये पोचिंग चल रहा है कि जैसे टोटल पोचिंग विदाउट एन आइडियोलॉजिकल थिंग. सो इसे whoever can poach the bigger powers. सो ये जो इसी इंस्टेंस में तो ये जो इधर इंडिया इज इनवाइटेड और साउथ अफ्रीका इज इनवाइटेड और ब्राजील इज इनवाइटेड, इट डजंट मैटर, बिकॉज दीज आर ओनली द काइंड ऑफ द टू सुपर पावर्स. चाहते हैं कि कैसे कंट्रीज को, कौन से कंट्री को अपना अलायंस में रखा जाए. तो ये एक है कि उनके बीच में कंपटीशन चल रहा है दोनों सुपर का पावर के बीच में. आप अभी जो देखिए कि जो ये आपको, इफ यू वांट टू रियली प्ले ए पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड, आप इंडिपेंडेंट हो, तो आपको इंडिपेंडेंस होने के लिए यू शुड हैव रिवाइव दैट नॉन अलायंट formula, non-aligned principle. You need to work together with the like-minded countries. आपको मैं बताया अभी इंडोनेशिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका ये सब आ रहे हैं. आपका आइडियोलॉजिकली उनके साथ, वो लीडरशिप के साथ आपको लेना चाहिए कि आप इसी ये में आप दोनों तरफ से किसी के साथ अलाइन नहीं हो. आप एक के साथ आप क्वाड में रहोगे और आप सोचोगे हम नॉन अलाइन रहे, वो तो नहीं हो सकता है. आपको कोई अलायंस के अंदर रहने के लिए आपको करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको इफ यू वांट टू बी, ये जो यू कैन रियली, यू नीड टू शो टू द वर्ल्ड दैट यू आर इंडिपेंडेंट. लेकिन वो नहीं हो रहा है. आप दिस द काइंड ऑफ थिंग इज द आइडियोलॉजिकली एंड मोरल प्रिंसिपल्स आर कॉम्प्रोमाइज्ड, और आप जो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट के ऊपर आप ले रहे हो चीज को. आप देखिए अभी जो रशिया से ऑयल खरीद हो रहा है, यू कैन से कि आप अभी खरीद कर रहे हैं क्योंकि रशिया से हम सस्ते में ऑयल मिल रहा है तो हम खरीद कर रहे हैं. हम दिस इज बट दिस द काइंड ऑफ थिंग which will come if the situation comes to you, whenever you will be the similar situation like now the Ukraine is. Then when you ask for the countries or the other parties to support you, how you will expect the support to come to you. तो ये सब चीज होता है कि हमको आपको लॉन्ग टर्म गेम खेलना देखना चाहिए, आपको लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट देखना चाहिए. दैट्स व्हाई आइडियोलॉजी एंड मोरल्स प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल. आपका जो फॉरेन पॉलिसी कैसे आपको डिसाइड कर रहे. तो बात नहीं है कि आपकी ये जो इमीडिएट इंटरेस्ट, इमीडिएट सेल्फिश इंटरेस्ट क्या है. आपको लॉन्ग टर्म जो गेम है, लॉन्ग टर्म गेम खेलने के लिए, एज आई सेड, दे नीड टू have certain kind of ideas
सब काइंड ऑफ आइडियोलॉजी, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, वर्किंग टुगेदर, जो जितना जो कंट्रीज के नाम बताए उनके साथ दे हैव टू वर्क टुगेदर, नहीं तो नहीं होने वाला है। आप ऐसे आप बोलोगे मैं हम बिग पावर है, हम सुपर पावर है, आप अपना घर पे बोलोगे लोग तो आपको खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि आपका योर वर्ड विल नॉट बी टेकन सीरियसली। तो इसीलिए आपको इट हैज टू बी अ स्ट्रेटेजी, व्हाट यू से डजंट मैटर, हाउ व्हाट काइंड ऑफ योर फॉरेन पॉलिसी स्ट्रेटेजी इज, दैट मैटर्स इन द लॉन्ग रन। सो प्रोफेसर आप क्या समझते हैं जो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, जिसमें वो चाइना के साथ भी बैठता है, रशिया के साथ भी बैठता है, अमेरिका के साथ भी बैठता है, वेस्टर्न अलायंस के साथ भी बैठता है, वो जैसे हमने बात आपने भी बात की है कि वो एससीओ का भी मेंबर है, क्वाड के भी मेंबर है, G7 में भी जाते हैं, वो हर जगह पहुंच जाते हैं। आप क्या समझते हैं कि जितना वेस्टर्न वर्ल्ड जो है, यूरोप और अमेरिका ने रिसेंटली जो रशिया के ऊपर एक पोजीशन ली और कहा, पहले उन्होंने कहा जी कि इंडिया को तेल नहीं लेना चाहिए, फिर उन्होंने कहा जितना मर्जी तेल लें। कल जो एक यूएस ट्रेड डिपार्टमेंट की एक खातून जो कह रही थी, आप क्या समझते हैं कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, पर्टिकुलरली अमेरिकन एंड द यूरोपियंस, दे आर गोइंग टू लेट इंडिया डिसाइड देयर फ्यूचर द वे दे वांट, मतलब वो एक दिन रशिया के साथ बैठेंगे, दूसरे दिन चीन के साथ भी बैठ कारोबार करेंगे, अमेरिका के साथ भी वो जो फायदे वो जो ले रहे हैं, आप क्या समझते हैं वो एक इंडिया को एक आज़ाद फॉरेन पॉलिसी करने देंगे द वे अमेरिका प्रेशराइजेस यूरोप? तो वो तो उनको बहुत सारी बातें मान लेता है और वो एक एजेंडे पे, लेकिन इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द वेस्ट बट इट डजंट लिसन टू द वेस्ट। आपको ये क्या चीज नजर आती है? देखिए, ये जो चीज़ जो आपको मैं पहले बताया कि जो अमेरिका का जो पावर था पहले, लोगों को बताने के लिए आप ये करो या ना करो, ये पावर नहीं रहा। क्योंकि जो लास्ट 5, 7, 8 इयर्स अमेरिका हैज़ लॉस्ट दैट पावर टू डिक्टेट पीपल व्हाट टू डू। और आप बोल रहे हैं इंडिया को, अब जर्मनी को देखिए, जर्मनी में अमेरिका का इतना ये है, आर्मी है, जर्मनी के ऊपर इतना इनका इन्वेस्टमेंट, जर्मन रिलेशनशिप पार्ट ऑफ नेटो। आप देखिए Germany is still getting the gas. जर्मनी और देखिए जर्मन का चांसलर वो चाइना के पास गए थे, दे आर नॉट लिसनिंग। सो द काइंड ऑफ थिंग, आज मैं आपको पहले मैं जो बताया था कि ये जो हो रहा है अभी दोनों ग्रुप में, चाइना और अमेरिका का बीच में जो लड़ाई चल रहा है, लड़ाई मतलब ये जो जैसे कोल्ड वॉर, आई से इट्स अ कोल्ड वॉर इज बैक अगेन, द कोल्ड वॉर जो चल रहा है, ये कोल्ड वॉर में दे आर कंपीटिंग नाउ कि कौन ग्रुप किसके साथ रहेगा। तो ये जो होता है कि कुछ कंट्रीज को दे रख रहे हैं अपना साथ, जो कुछ भी हो वो उनके साथ ही वोट देंगे, उनके साथ रहेंगे। जो कुछ कंट्री, दूसरे कंट्री, जो नॉट ओनली इंडिया, you see that I mentioned even Germany, I also there are sometimes France, South Africa, Brazil, these are the bigger countries, Indonesia, they are not listening, they are not really staying in the same side. अब देखिए अभी जब इंडोनेशिया का ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ा था कि आप पुतिन को मत बुलाइए G20 मीटिंग के लिए, और देयर वाज इवन प्रेशर कि जो रशिया को आप निकाल दीजिए G20 से, ओके, देयर वाज अ प्रेशर। ऑफ कोर्स दैट इज नॉट, इंडोनेशिया विल नॉट डिसाइड कि कोई हो नहीं सकता, बिकॉज ये G8 से जैसे निकाल दिए थे रशिया को आफ्टर जो 2014 में, ये यहाँ पे ये नहीं हो सकता है, क्योंकि चाइना अपोज किया तो चाइना, इंडिया, रशिया, साउथ अफ्रीका, they're all opposed it, so they didn't, Turkey, it didn't go through. But the question is, when they said not to invite Putin, the Indonesian invited Putin. What they did also, they also invited the Ukrainian president. So you see, these countries, what they are doing, like Indonesia, I mentioned, कि इंडिया, आप देखिए जो साउथ अफ्रीका, ब्राजील, वो अपना बैलेंस मेंटेन करके चल रहे हैं। तो बैलेंस, बट द थिंग इज व्हाट आई एम सेइंग कि आपको बैलेंस, ये तो कंट्री जो बड़े कंट्रीज है साउथ में, ग्लोबल साउथ में, वो बैलेंस मेंटेन करेंगे। इवन यूरोपियन कंट्रीज आर आल्सो मेंटेनिंग बैलेंस। आज अभी बताया आपको कि चांसलर जर्मनी, ही वेंट टू चाइना, जब, और ही वांट्स टू डू द ट्रेड विद चाइना डिस्पाइट कि अमेरिकन डोंट वांट कि उनका ट्रेड रिलेशनशिप बढ़े। तो ये सब चलेगा, बट द थिंग इज आपको एक कोहेसिव पॉलिसी बनाने के लिए, कि आपको एक दूसरा फ्रंट खड़ा करने के लिए, आपको एक बड़ा पावर, और बड़ा आपको पावर ना बने, बड़ा बड़ा वॉइस बनने के लिए वो वर्ल्ड में
आपको आपका लाइक माइंडेड जो कंट्रीज है उनको साथ एक अलायंस बनाना पड़ेगा। जैसे नेहरू को बनाया था, नेहरू 1960s में, जो नॉन अलाइनमेंट के टाइम में जब इजिप्शियन लीडर्स, घानानियन लीडर्स, इंडोनेशियन लीडर्स, इंडियन लीडर्स, जुगोस्लोवियन लीडर्स, दे केम टुगेदर। तो एक वो आपको एक वो अलायंस नहीं बन रहा है। तो आप अकेला, कोई इंडिया जा रहा है कोई समिट को, कोई साउथ अफ्रीका समिट को जा रहा है, कोई ब्राजील समिट को जा रहा है, इसका कोई मायने नहीं रखता है अनलेस इनका कोई अपना एक अलायंस बने, जो अलायंस ट्राई टू बार्गेन क्वाइट फोर्सफुली both with America as well as with China, and that hasn't happened yet. सो प्रोफेसर साहब, आप क्या समझते हैं कि जो इंडिया चाइना और अमेरिका का जो कंपटीशन है, क्या इसमें सिर्फ जो मिड साइज पावर्स हैं या अमेरिका और रशिया का जो कंपटीशन है या आप कन्फ्रंटेशन या कॉन्फ्लिक्ट कह लें, इसमें सिर्फ मिड साइज पावर्स जो हैं, जैसे इंडिया हो जाएगा, इंडोनेशिया हो जाएगा, ब्राजील हो जाएगा, साउथ अफ्रीका हो जाएगा, यही सिर्फ इसका प्रेशर बर्दाश्त करेंगी? बाकी स्टेट्स के ऊपर जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, जिस तरह पाकिस्तान और अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड है, दे विल हैव टू फेस द प्रेशर फॉर लॉन्ग टाइम इवन? ये देखिए, वो तो रहेगा, क्योंकि पावर गेम तो चलता रहता है। बट द थिंग अगेन दे डिपेंड्स कि आप कौन सा, कैसी टाइप का आप अलायंस मेंटेन कर रहे हैं, और कैसी टाइप का अपना पॉलिटिकल जो लीडरशिप है वो कैसे बार्गेन कर रहा है। देखिए, जैसे ये तो हम आप पाकिस्तान के बात कर रहे हैं। अब अभी देखिए, अफ्रीका में बहुत दिन से लड़ाई चल रहा है कि, और पाकिस्तान भी कोई नया नहीं है। पाकिस्तान में जो चाइना का जो इन्फ्लुएंस, जो ग्रेजुअली इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस, जो कि उनका इन्वॉल्वमेंट और एंगेजमेंट जो चाइना पाकिस्तान में रहा है, वो अमेरिका को बहुत दिन से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो वो वहां पे भी कंपटीशन चल रहा था, और वो कंपटीशन बहुत कंट्रीज में चल रहा है अफ्रीका में। लेकिन जो लीडरशिप, ये जो इस टाइम में लीडरशिप मैटर्स, कैसे आपका लीडर्स ट्राई टू बैलेंस द इंटरेस्ट बिटवीन दी जो कंपीटिंग, आपको क्योंकि आपका जो आपका जो पाकिस्तान में भी नॉट ए मिडिल लेवल पावर, बिग पावर, but Pakistan has a certain power which is also unique. I mean, it has its own strategic location. It has its also all the military or the nuclear power. So it's a somehow it has also quite a large of its game to play. So it depends on आपका leadership कैसे कर रहे हैं, कैसे balance maintain कर रहे हैं. It's better to have दो सुपर पावर rather than एक सुपर पावर. सी आपका, लेकिन इसके ये जो दो, क्योंकि पहले एक सुपर पावर होगा तो आपको जो बोलेगा, ये छोटे कंट्री या मिडिल लेवल कंट्रीज के लिए आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं होता है। आप उनका बात सुनना ही पड़ेगा, आप उनके ही बात में चलना पड़ेगा। आई एम नॉट सेइंग इट्स अ गुड और बैड, बट यू डोंट हैव एन ऑप्शन। तो ये जो लीडरशिप का भी, ये डिपेंड करता है आपका लीडरशिप का कौन सा क्या चल रहा है, हाउ दे बैलेंसिंग बिटवीन दीज टू पावर्स एंड गेट द बेस्ट पॉसिबल बेनिफिट और बार्गेनिंग पावर फॉर आपका कंट्री के लिए। तो ये सब आप जो अब देखिए, सॉरी, क्योंकि अफ्रीका में बहुत कंट्री जो हो रहा है, जो कंट्रीज इसका जो ये गेम में पड़े, जो चाइना आ गया, इन्वेस्टमेंट कर दिया चाइना के, लेकिन कुछ कंट्री दे हैव गेन क्वाइट अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स बिकॉज ऑफ चाइना एंगेजमेंट। और उसी टाइम में आप देखिए, वो लीडरशिप जहां पे अच्छे हैं, जो पर्टिकुलरली दो कंट्रीज जिसके पास लीडरशिप अच्छा है, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। जिनके पास लीडरशिप ओनली अपना सेल्फिश इंटरेस्ट में देखेगा, then of course it will be easier for the superpowers to take benefits out of it. सो प्रोफेसर साहब, आप क्या समझते हैं कि आपने लीडरशिप की बात की एंड यू फोकस अ लॉट ऑन लीडरशिप, अगर देखा जाए कि जो अथॉरिटेरियन स्टेट्स हैं एंड इलिबरल डेमोक्रेसीज हैं, वहाँ पे जो लीडरशिप है उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड है। फॉर इंस्टेंस, चाइना के अंदर आप देखें कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने अपने आप को थर्ड टर्म दे ली। इंडिया के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो बड़ा मजबूत प्राइम मिनिस्टर है टू दिस पॉइंट, और जितना उस तरह की मजबूती नजर आ रही है, वो थर्ड टाइम भी प्राइम मिनिस्टर लगता है कि वो आ जाएगा। सो ऑन द अदर हैंड, जहां पे वीक डेमोक्रेसीज हैं
और जहां पे बड़ी लिबरल डेमोक्रेसीज हैं, दे हैव इश्यूज। सो आप क्या समझते हैं, क्योंकि लिबरल डेमोक्रेसी में तो कहाँ की वेव चल जाए, वो जो लीडरशिप है उसका वो जो रोल स्ट्रांग नहीं होता। जिस तरह ट्रम्प को आपने देखे, है लिबरल डेमोक्रेसी बट उसने अमेरिका की पावर को कमजोर किया। सो आप क्या समझते हैं कि इलिबरल डेमोक्रेसीज लाइक इंडिया एंड अथॉरिटेरियन स्टेट्स लाइक जैसे फॉर एग्जांपल सऊदी अरब, चाइना, जहां पे लीडरशिप जो मजबूत है, दे आर गोइंग टू हैव ए गुड फ्यूचर फॉर देयर कंट्री एज कंपेयर टू इन द लिबरल डेमोक्रेसी जहां पे हो, या जहां पे जो डिसफंक्शनल डेमोक्रेसीज हो लाइक पाकिस्तान? ये अगेन ये बड़ा कंट्रोवर्सी है और बहुत दिन का ये कंट्रोवर्सी है। डेमोक्रेसी अच्छा है क्या ऑथोरिटेरियनिज्म अच्छा है? ये तो बहुत आप ये तो हम डिकेड्स भर के ऊपर ये इसके ऊपर काम करते आ रहे हैं, लेकिन इसका कोई आंसर नहीं है। आंसर एग्जैक्टली कम्स इनटू द काइंड ऑफ लीडरशिप यू हैव अगेन, बिकॉज आप देखिए इवन इफ यू आपका एक लीडरशिप और आपका जो देखिए द लिबरल डेमोक्रेसीज के क्या हुआ है, सब जब मैं बताया डेमोक्रेसीज आर डिक्लाइनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। डेमोक्रेटिक जो मीटर्स वो डिक्लाइन कर रहा है। द लीडरशिप पॉपुलिज्म आके वो पंगाल जो पॉपुलिस्ट आ गए, वो लीडरशिप का जो डेमोक्रेसी जहां पे डेमोक्रेसी सब थ्राइव कर रहा था उसका द वर्ड आई डोंट वांट टू सत्यानाश कर चुके हैं बहुत जगह में। but we need to realize that this is what is happening now कि ये भी रिवाइव रिकवर करते हैं। जो डेमोक्रेसीज का कुछ भी टाइम आप देखिए ट्रम्प आने के बाद बाइडेन आ चुका है। ऑफ कोर्स ट्रम्पिज्म अभी भी अमेरिका में है, बट देयर इज इफ यू लुक एट द प्रेजेंट इलेक्शन जो अभी हुआ जो इलेक्शन अभी हुआ है, तो अभी तक इलेक्शन रिजल्ट ठीक से नहीं आया, बट इट डजंट रियली टेक अवे जो होप था कि अमेरिका खत्म हो चुका है, डेमोक्रेसी का जो वैल्यू खत्म हो चुका है, ये नहीं है। तो लोग स्टिल देयर इज अ लॉट ऑफ emphasis on democracy is there। तो ये बात है कि ये अगेन मैं आई विल बी इंसिस्टिंग ऑन आपका जो लीडरशिप मैटर्स करता है। और जो ऑथोरिटेरियन रेजिम में आप देखिए ऑथोरिटेरियन रेजिम कैसे होते हैं वो भी देखना पड़ेगा। ऑथोरिटेरियन लीडरशिप आपका कंट्री को बहुत अच्छा कर सकते हैं और बहुत बुरा भी कर सकते हैं। आप देखिए अभी जो पुतिन के बारे में इतना बोला जाता था कि पुतिन रशिया को रिकवर किया, रशिया का जो इतना जो ये पास्ट ग्लोरी था उसको बैक ये किया, रशिया को इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन बनाया, मिलिटरीली पावरफुल बनाया, बट टेकिंग ए डिसीजन जो अभी जो इवन दिस ईयर्स डिसीजन जैसे लिया है, तो ये जो डिसीजन जो वॉर यूक्रेन में हो रहा है, तो पुतिन का जो पोजीशन अभी क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा फाइनल हमको पता नहीं है, because there is all going here and there all the time, it depends on which side you will tell। but जो ये decision because he is an authoritarian leader has taken this decision has put his country in so much of trouble। तो बात यह है कि आई मीन वो द काइंड ऑफ थिंग जो लाया था वो द स्ट्रेंथ जो रशिया को जो नेम और पावर ग्लोरी हैड गॉट इट बैक, this is also ruining himself for the time being। I mean, again, I'm telling, I'm not saying long term what will happen, but in the present time, what we see कि चल नहीं रहा है वो जगह जो था। तो ऐसे कोई जब आप डेमोक्रेसी ने अपने आप को खराब किए हैं, डेमोक्रेसी ट्रम्प दिया है, डेमोक्रेसी बाइडेन दिया है, डेमोक्रेसी मनमोहन सिंह दिया है, डेमोक्रेसी मोदी दिया है। तो आपको डिपेंड करता है कि डेमोक्रेसी में कौन सा लीडरशिप आए, तो वो लीडरशिप के ऊपर आपको सेम थिंग ऑथोरिटेरियन रेजिम। ऑथोरिटेरियन रेजिम देखिए आपको चाइना में हर 2 टर्म के बाद देयर वाज अ चेंज फॉर द लास्ट सेवरल टर्म प्रेसिडेंट्स। आपको जो एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी वाज देयर बिफोर जी केम इन, isn't it? But now things have changed। So it's also the depending again who is the leader। It's the same China, same communist party, but it has changed how before the leadership was there and now the leadership is here। So I don't have a clear cut answer whether the authoritarian or the democracies are good or bad। It depends on exactly the country and the leadership। बिल्कुल सही है, दोनों चीज़ों पर डिपेंड करता है। और ज़ाहिर बात है डेमोक्रेसीज ही बेहतर होती हैं, और बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे द विल ऑफ द पीपल मस्ट प्रिवेल।
और लोगों को इख्तियार होना चाहिए कि वो अपनी मर्ज़ी का लीडरशिप चुन सकें और वो अपनी मर्ज़ी का निज़ाम अपने लिए जो है वो लेके आ सकें, ना कि एक अथॉरिटेरियन, एक डिक्टेटोरियल माइंड जो है वो करोड़ों लोगों को जो है वो हाँकता रहे। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर अशोक साहब। It was lovely talking to you on democracy, on authoritarianism, on bipolar world, and on multipolar world, and how the shift is coming in international politics. Thank you very much for your time, sir. Thank you for having me. It's good talking to you.